Now let's begin with the third chapter. The name of the chapter is Kinship, Caste and Class. Early Societies. This is 600 BCE से 600 CE तक. Kinship is जनरली क्या होता है कि ब्लड रिलेशंस, ठीक है. तो राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा. तो क्या जो ब्लड रिलेशंस में होंगे वही ओनरशिप को अटेन करके रखते हैं या वही राजगद्दी पर बैठेंगे. तो किनशिप उस चीज़ पे बेस्ड है. वहाँ क्या कास्ट सिस्टम रहता था उस सेंचुरी में, क्या क्लासेस थी जो उस टाइम पर रहती थी और उनका सोशल स्टेटस कैसा रहता था, उनकी सोसाइटीज कैसी रहती थी. पिछले चैप्टर में हमने एक्चुअली में पढ़ा था कि कैसे किंग्स थे, उनकी इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की. कई सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस भी आए. और वो क्यों आए थे इस सेंचुरी में, 600 BCE से 600 CE की सेंचुरी में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस थे वो आए थे. बट वो क्यों आए थे, उसके पीछे रीजन था कि जो उनके एक्सटेंशंस थे, एग्रीकल्चर के एक्सटेंशंस थे, कि अब फॉरेस्टेड एरियाज को उन्होंने एग्रीकल्चरल एरियाज में कन्वर्ट कर दिया था. तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स बदल गए थे. जो क्राफ्ट्स स्पेशलिस्ट थे वो ज्यादा उभर के सामने आने लग गए थे, क्योंकि गिफ्ट्स एक्सचेंज का भी हमने सिस्टम देखा था. और अलग अलग तरीके के सोशल ग्रुप्स सामने आने लग गए थे. और क्योंकि हमने ये चीज भी उस टाइम पर देखी थी कि अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन था, सबके पास सेम अमाउंट ऑफ मनी नहीं था लैंड ओनरशिप की वजह से. तो वहां पर सोशल डिफरेंसेस भी क्रिएट होने लग गए थे. जनरली जो हिस्टोरियंस होते हैं वो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के ऊपर जाते हैं कि टेक्स्ट में जो लिखा गया है उसी को समझते हैं और उसी के बेसिस पे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, या एक्सकेवेशंस की मदद से. मतलब दो तरीके होते हैं, या तो लिटरेरी वाला या फिर आर्कियोलॉजिकल मेथड वाला, जिसके बेसिस पे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. कुछ ले डाउन नॉर्म्स उनको मिले सोशल बिहेवियर के ऊपर, बट कहीं भी ये मेंशन नहीं था इंस्क्रिप्शन में, क्योंकि वो राजाओं ने लिखवाए हुए थे. ये मेंशन नहीं था कि आम लोगों में कैसी धारणाएं थी, आम लोग किस बिलीफ को मानते थे. तो हिस्टोरियंस ने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए, टेक्स्ट को रीड आउट करते हुए ये समझने की कोशिश की. तो कुछ टेक्स्ट ऐसे थे जो सोशल बिहेवियर को पॉइंट आउट करते थे, कुछ ऐसे थे जो डिस्क्राइब करते थे, या ओकेजनली कभी उन्होंने कमेंट कर दिया कि पूरा सोशल सिचुएशन और प्रैक्टिस कैसी थी वहां पर उस टाइम पर. वी कैन ऑल्सो कैच अ ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस. अब इंस्क्रिप्शंस की मदद से हम ये भी जान सकते हैं कि मेजर वो क्या चीजें फॉलो कर रहे थे. जैसा कि हम देखते हैं कि हर टेक्स्ट में या इंस्क्रिप्शन जो मिलती है वो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से लिखी गई होती है. मतलब तो उसमें ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो किसने लिखी, किसने लिखवाई और किसके लिए लिखवाई गई. क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई चीज लिखवाऊंगी तो उसमें मैं अपनी बुराई नहीं लिखवाऊंगी, मैं उसमें अपनी बड़ाई, अपना किया गया काम लिखवाऊंगी. तो सिमिलरली तो ये जानना बहुत जरूरी था कि उसको किसने लिखवाया है और किसके लिए लिखवाया गया है. तो हिस्टोरियंस ने इसको बहुत अच्छे से स्टडी करने की कोशिश की है कि जिससे हमें एक क्लियर आइडिया मिल सके हिस्ट्री के बारे में. और हमको दूसरा पॉइंट जो कंसीडर करना होता है, एक हमने ये कंसीडर करना होता है कि जो रिटन इंस्क्रिप्शन है वो किसने लिखवाया और किसके लिए लिखवाया. दूसरा कंसिडरेशन का पॉइंट रहता है जो लैंग्वेज उसमें यूज की गई उस टेक्स्ट को लिखने में, जिससे कि वो पूरे में सर्कुलेट हो सके. तो वो लैंग्वेज क्या थी. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है हु कंपोज्ड व्हाट एंड फॉर होम. किसने क्या बनवाया और किसके लिए लिखवाया गया. दूसरा पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लैंग्वेज यूज्ड और किस तरीके से उस टेक्स्ट को फिर फर्दर सर्कुलेट किया गया अमंग द कॉमन पीपल.
तो ये 3 पॉइंट्स, लैंग्वेज कौन सी यूज की गई, किसने किसके लिए क्या लिखवाया और उस टेक्स्ट को सर्कुलेट कैसे किया गया, ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने के लिए। और फिर इन छोटे छोटे पीसेस, क्योंकि हमने जैसा कि देखा था कि टेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस जरूरी नहीं है हमें सारे मिल गए हों, काफी सारे टेक्स्ट जो है वो डैमेज भी हो गए होंगे, तो जो हमें मिला है दैट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो उन पीसेस को एक साथ जोड़कर एक एटीट्यूड, एक प्रैक्टिस, एक सोशल हिस्ट्री को बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट वो केयरफुली किया जा रहा है। इसी में जब हम बात करते हैं टेक्सचुअल इंस्क्रिप्शंस की, तो टेक्सचुअल इंस्क्रिप्शंस में एक बहुत बड़ा मेजर हमारे पास कोलोसल एपिक के नाम पर महाभारत है। ये सबसे बड़ा रिटन टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है। बट क्या रिटन टेक्स्ट ये हमेशा से था? कैसे था? क्योंकि जब हमने मैप देखा, इस सेंचुरी का जब मैप देखा, तो हमें 2 चीजें सामने आई कि यहाँ पे महाजनपद थे, जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, महाजनपदास थे, वहां पर उनकी कैपिटल्स थी। इसी टाइम पे ऋग्वेद भी लिखा गया, तो ऋग्वेद से भी टेक्सचुअल लिखा गया, मतलब ऋग्वेद का हमें टेक्स्ट में मिल गया, रिटन डॉक्यूमेंट मिल गया। महाभारत भी इसी टाइम को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अगर महाभारत में हम उठाकर देखें तो उसमें कुरु सेना के बारे में है, पांडव्स के बारे में, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सारे के सारे आपको मैप में क्लियरली विजिबल रहेंगे कि ये सिटीज उस टाइम पर अवेलेबल थी, वहां मौजूद थी, जिन पर ये किया गया। तो जब महाभारत पे फोकस करते हैं, जो हमारा आज का सबसे बड़ा एपिक है और आज भी कॉन्टिन्यूसली इस पे काम चल रहा है, इसमें अराउंड 100,000 वर्सेज हैं। 100,000 दैट इज 1,00,000 वर्सेज, यानी छंद, श्लोक टाइप जो होते हैं। तो 1,00,000 श्लोकों से ये मिलकर बना हुआ है, जो ये डिपिक्ट करता है, जो ये दिखाता है कि उस टाइम की सोशल कैटेगरीज कौन कौन सी थी, किस किस हिसाब से लोग कैटेगराइज किए गए थे, उनकी क्या सिचुएशन थी। और ये बहुत बड़ा रिच टेक्स्ट है हमारे पास सब कॉन्टिनेंट का। ये कंपोज हुआ था अराउंड 1000 सालों में, और 500 BCE के बाद से ये बनना शुरू हुआ था। इसमें कई सारी स्टोरीज हैं जो कि उससे भी पहले की हैं, 500 BCE से भी पहले की स्टोरीज हैं, जिसका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो वर्बल थी। लेकिन अगर हम महाभारत पे फोकस करते हैं, तो महाभारत की जो स्टोरी है वो 2 कजिन्स के बीच की लड़ाई है। चाचा भतीजा, चाचा थे, अब चाचा राजा बन गए, तो चाचा के बच्चे और उनके भाई के बच्चे, दोनों में लड़ाइयां हो रही हैं। तो कजिन्स, 2 कजिन्स के बीच का पूरा वॉर, पूरा सोशल स्टेटस इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से चीजें चेंज हो जाती हैं, किस तरीके से लैंड की ओनरशिप में चेंजेस आते हैं, किनशिप कहाँ तक मैटर करती है। इसमें बिहेवियर दिखाया गया है सोशल ग्रुप्स का, और ये भी दिखाया गया है कि जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं वो इन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं, कि हमेशा नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी इन सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। So we are start a new section that is on page 54, the critical edition of the Mahabharata. Why is it called as critical edition? क्योंकि महाभारत इतने पौराणिक समय से है, इतने पुराने समय से है, और इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था। ये वर्बली सुनाई जा रही थी, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि सोशल स्टेटस की जो कहानियां होती थी उनको वर्बली सुना दिया जाता था। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते लैंग्वेज बैरियर के कारण काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। अगर आप कोई स्टोरी सुनाओगे और आपने कोई स्टोरी सुनाई, अब उसको आपने सुना दी एक तमिलियन को, तमिलियन हु नोज हिंदी, बट उसने सुन ली। अब लेकिन जब उसको तमिल में कन्वर्ट करेगा तो एनीवेज उसका जो अंडरस्टैंडिंग होगा, उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा। तो दिस हैपेंड विद महाभारत एज वेल, कि महाभारत जब पूरे में, क्योंकि जैसे हम ये देखते हैं इंद्रप्रस्थ दैट वाज दिल्ली,
और मगध साम्राज्य पूरा, हस्तिनापुर एंड ऑल, ये जब उस जगह से कवर होते होते ये साउथ इंडिया तक पहुंची तो ये बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस आ चुके थे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इसके इतने वेरिएशंस को स्मूदन करने के लिए एक क्रिटिकल एडिशन बनाया गया महाभारत का। व्हाई इज इट कॉल्ड एज क्रिटिकल एडिशन? क्योंकि इसमें वो स्टोरी का कंटेंट डाला गया जो सब जगह कॉमन था। यू नो, दिल्ली में कोई एक स्टोरी सुनाई गई, बिहार में कोई एक स्टोरी सुनाई गई, और केरला में कोई और स्टोरी सुनाई गई। बट इन तीनों स्टोरी में, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से कुछ चेंजेस रहे होंगे, लेकिन जो तीनों स्टोरीज में कॉमन था वही चीज सिर्फ इस कंटेंट में डाली गई। जो कॉमन पोर्शन था सिर्फ वही डाला गया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। और ये काम करने का श्रेय जाता है मिस्टर वी.एस. सुक्थंकर को। इन्होंने ये काम शुरू किया इन 1919, और ये जो लीडरशिप का काम किया इन्होंने वी.एस. सुक्थंकर ने 1999 में शुरू किया। इनकी जो टीम थी, उन्होंने उस टीम में डजन्स ऑफ स्कॉलर्स थे, दर्जनों स्कॉलर्स थे, जिन्होंने ये टास्क उठाया कि ये क्रिटिकल एडिशन बनाएंगे महाभारत का। और एग्जैक्टली इसमें उन्होंने डालना क्या था, इन्होंने संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट उठाई टेक्स्ट की, क्योंकि ये टेक्स्ट सबसे पहले संस्कृत में लिखा हुआ था। तो उन्होंने संस्कृत की मैन्यूस्क्रिप्ट उठाई, जो कि वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी। तो इन्होंने सबसे पहले एज अ बेस उठाया संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट का। फिर टीम ने वर्क करना शुरू किया और सारे के सारे वर्सेस को, हर मैन्यूस्क्रिप्ट के हर वर्स को, यानी हर छंद को, हर मैन्यूस्क्रिप्ट के हर छंद को उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली उन्होंने उन वर्सेस को सिलेक्ट किया जो कि सभी स्क्रिप्ट्स में कॉमन थे, और जिनको कलेक्ट करते करते कई सारे वॉल्यूम्स बन गए और 13,000 पेजेस लगे। सो महाभारत वाज रिटन इन 13,000 पेजेस, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 47 इयर्स लगे। जो दो चीजें बहुत अपरेंट थी वो था कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे संस्कृत में, संस्कृत वर्जन ऑफ स्टोरी में और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, जो कि सारे कॉन्टिनेंट्स में पाए जा रहे थे। फिर कश्मीर से कश्मीर, नेपाल, नॉर्थ ऑफ केरला। संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट को बेस लिया गया था, तो दो वेरिएशंस देखने को मिले। एक वो पोर्शन जो एकदम कॉमन था सब जगहों पर, वो आप कश्मीर, नेपाल, नॉर्थ से केरला तक ले ले, तमिलनाडु तक ले ले, साउथ में, वो सब जगह कॉमन देखने को मिला। तो उसको तो मेन वर्सेस में लिख दिया गया। और कुछ चेंजेस जो हो रहे थे लैंग्वेज चेंज के कारण, लैंग्वेज वेरिएशन के कारण, रीजनल वेरिएशंस के कारण, जो चेंजेस थे, जो कि इतनी सेंचुरीज से होते होते बदल गई थी स्टोरीज, कुछ चेंजेस आ गए थे, तो उन वेरिएशंस को फुटनोट्स में लिख दिया गया। मतलब ऐसा नहीं कि उनको भी छोड़ दिया गया, उनको एज अ फुट नोट डाल दिया गया। वो जो बुक के नीचे में नोट डाल देते ना कि वहां फलाना फलाना एक ऐसा चीज था, सो उनको फुट नोट्स में डाल दिया गया, अपेंडिसेस में डाल दिया गया मेन टेक्स्ट के। लेकिन मेन टेक्स्ट में सिर्फ वही चीजें रखी गई जो हर मैन्यूस्क्रिप्ट में कॉमन थी। सो मोर देन हाफ द 13,000 पेजेस लगे, 47 इयर्स लगे, और तब जाके ये क्रिटिकल वर्जन ऑफ महाभारत तैयार हुआ। एक सेंस में अगर देखें, जो वेरिएशंस थे, वो ये वेरिएशंस जो थे वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को शो करते हैं, जिसने पुरानी हिस्ट्री और या बाद की हिस्ट्री जो थी उसको, सोशल हिस्ट्री को डिपिक्ट किया डायलॉग्स की मदद से। डोमिनेंट ट्रेडिशंस क्या थे और क्या लोकल आइडियाज थे जिनको चेंज किया जा सकता था, और क्या प्रैक्टिसेस थी। तो अब ये जब क्रिटिकल वर्जन निकल कर आया प्रॉपर डायलॉग्स के साथ, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए। यस, कुछ लोग इसके फेवर में भी रहे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी रहे। तो मोमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हुए एज वेल एज कंसेंसस भी हुआ। तो
अब यहाँ पे लेफ्ट में अगर आप देखते हैं इस पेज के, दैट इज पेज नंबर 54 पे आप जब लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये पूरा एक वर्स लिखा हुआ है, तो 17 वर्स, 18 वर्स, 19th वर्स है, भागधानाम सुरुचिरम चैत्यकांतम समाद्रवन। तो इस तरीके से ये जो पूरे पूरे सेक्शंस हैं, ये जो वर्सेस लिखे गए हैं, इस तरीके से इसमें 1 लाख वर्सेस अवेलेबल हैं। अब ये जो इसमें लिखा गया है, तो आप जब देखेंगे तो ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, ये जो बोल्ड लेटर्स में है, दिस इज द मेन टेक्स्ट। और ये जो नीचे लिखा गया है छोटा 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 छोटा, दीज आर द वेरिएशंस जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स में थे, और इनको भी बहुत केयरफुली कैटलॉग किया गया है कि यहाँ पे इसका मीनिंग ये था, इसका मीनिंग ये था, ये भी एड ऑन किया गया था। तो ये दीज आर द फुटनोट्स। ठीक है, तो इस तरीके से करके 13,500 पेजेस लग गए। अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोसेस को समझने की, वो सीधा सीधा रिटन टेक्स्ट से आई, जो कि संस्कृत में था, जो कि ब्राह्मणों ने लिखा था और ब्राह्मणों के लिए लिखा गया था, जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब इशू हुआ सोशल हिस्ट्री का, उसको एक्सप्लोर किया गया, हिस्टोरियंस ने उस पर स्टडी किया 19th और 20th सेंचुरी में जाके, तो फिर उन्होंने इसकी एक्चुअल फेस वैल्यू निकाली कि एक्चुअली में इसकी मान्यता कितनी है, एक्चुअली में ये क्या बताता है। बिलीविंग दैट एवरीथिंग दैट वाज लेड डाउन इन दिस टेक्स्ट वाज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड। और ये समझ में आया कि इस टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा है, वहां के लोग, उस समय के लोग उसको प्रैक्टिस करते थे। और फिर सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, स्कॉलर्स ने इसको स्टडी करना शुरू किया, इसके ट्रेडिशंस को स्टडी करना शुरू किया। पाली, प्राकृत और तमिल लैंग्वेजेस में जो इसके वो थे स्क्रिप्ट्स थे, वो स्टडी करना शुरू किए। और ये इन स्टडीज से पता चला कि जो आइडियाज है इन नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट्स में, कि जो होल आइडिया है संस्कृत में, इसको कई बार ये पूरा का पूरा अथॉरिटेटिव है, मतलब अपनी अथॉरिटी दिखाता है कि ऐसा ही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कई बार इसको क्वेश्चन भी किया गया है, कई बार इसको रिजेक्ट भी किया गया है। तो ये चीज दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है हिस्टोरियंस के, जब वो सोशल हिस्ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कि क्या इन चीजों को, जो नॉर्मल सोशल रिलेशनशिप्स थी वो ऐसी ही थी, इनको फॉलो किया जाता था या नहीं किया जाता था। तो हिस्टोरियंस जब भी सोशल हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं तो ये चीजों को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे किनशिप एंड मैरिज। किनशिप यानी कि ब्लड रिलेशनशिप, और शादियां कैसे होती थी। कई रूल्स थे, कई तरीके की प्रैक्टिसेस थी जो यहाँ फॉलो की जाती थी। टर्म्स जो यूज किए जाते थे फैमिली के लिए या किन के लिए, तो संस्कृत में जो टर्म यूज किया जाता था कुल, ये हमारे कुल का नहीं है। कुल यानी कि फैमिलीज, और जनाती जो कि लार्जर नेटवर्क हो जाता था, रिलेटिव्स। जब रिलेटिव्स की बात होती थी तो इट वाज कॉल्ड एज किन फोक। लार्जर के लिए यूज करते थे किन फोक, और छोटे जो होते थे उनके लिए कुल या जनाती वर्ड यूज किया जाता था। और जो टर्म वंशा था वो यूज किया जाता था लीनिएज के लिए, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, तो पीढ़ी के लिए जो यूज किया जाता था, दैट इज द वर्ड वंशा। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है सबसे पहले फाइंडिंग अबाउट फैमिलीज। तो ये तो हम हमेशा जानते हैं कि जो फैमिली लाइफ होती है उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। और आपने देखा ही होगा कि हर फैमिली एक जैसी नहीं होती है, ना नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें सेम होते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ होती है वो अलग अलग होती है। जो लोग होते हैं वो सेम फैमिली को जो बिलोंग कर रहे थे, ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, सेम फूड खा रहे हैं, सेम रिसोर्सेज हैं, सेम लाइव्स हैं, वर्क कर रहे हैं, रिचुअल्स एक साथ कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर डिफरेंट।
फैमिली जो होती थी वो लार्जर नेटवर्क का पार्ट होती थी, मतलब लोगों का जो बड़ा सा नेटवर्क है उसका एक पार्ट होती थी फैमिली। और जो पूरा का पूरा रिलेटिव्स के लिए टर्म यूज होता था दैट वाज किन फोक, जो अभी हमने पढ़ा। और जो फैमिलीज के बीच के टाइज होते थे, जो बॉन्ड्स होते थे, उनको नेचुरल कहा जाता था बिकॉज दीज वर द ब्लड रिलेशंस। और इनको डिफाइन किया जाता था अलग अलग तरीकों से, जैसे कि कुछ सोसाइटीज में इनको कजिन्स कहा जाता था क्योंकि ये ब्लड रिलेशंस में थे, और दूसरों में उनको नहीं कहते थे, ब्लड रिलेशंस में नहीं काउंट करते थे। और अर्ली सोसाइटीज में हिस्टोरियंस ने ये चीज निकाली, ये इंफॉर्मेशन निकाली कि जो एलाइट फैमिलीज होती थी वो इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती थी कि उनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कितने कजिन्स है, क्या है। लेकिन और वो उनकी जो फैमिली हिस्ट्री थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी था एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं देखने में मिलता था। हिस्टोरियंस ने इसको और इन्वेस्टिगेट किया, एनालाइज करके देखा एटीट्यूड्स को फैमिली की तरफ और उनके ब्लड रिलेशंस की तरफ। लेकिन ये जरूर इम्पोर्टेंट जरूर था इसको स्टडी करना, क्योंकि इसी से अंदर की जो लोगों की थिंकिंग है वो पता चलती है कि वो कैसे अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और कैसे अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचते हैं। तो पता चलता है कि उस समय के लोगों की सोच क्या थी, और इससे एक आइडिया मिल जाता है कि उनके क्या एक्शंस रहे होंगे, वो किस तरीके से रिएक्ट करते होंगे। और फिर एक्शन से एटीट्यूड का पता चलता है और एटीट्यूड से एक्शन का पता चल जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दीज एटीट्यूड्स एंड टू इन्वेस्टिगेट सच रिलेशनशिप्स। Okay, this much is okay for this session, and we'll begin the idol of Petrellini in the next one.